नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं उसको कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जितने भी वीडियोस हो चुके हैं प्लीज उनको देख लीजिएगा। एग्जाम आपका बेहद नजदीक है तो आपके लिए टाइम कम है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री से सम्मानित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ा गलत तरीके से लिख गया है। तो देखिए 2022 में जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं तो पद्मश्री की कैटेगरी में हम देखेंगे तो इसमें से मिताली राज जो है इनको पद्मश्री नहीं मिला है। यहाँ पे बाकी जो 3 हमारे प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खेलों में अलग अलग पदक विजेता रहे इनको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए जो है ये इसमें सही नहीं होगा। पद्म अवार्ड्स के बारे में आपको पता ही होगा कि 2022 के लिए जो पद्म विभूषण है कितने दिए गए थे, 4। ठीक, पद्म भूषण जो है वो 17 दिए गए थे और पद्मश्री जो है ये 107 दिए गए थे। ठीक, तो यहाँ पे जो है इनकी संख्या आपको याद रखनी है। अगला देखिए, सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित कार्बी आंगलोंग समझौता जो है निम्न में से किस राज्य के जातीय समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित हमारा स्टेट ऑफ असम से। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो नामचा बरवा क्या है, ये तिब्बत का जो रीजन है वहां पे एक हिमालयन माउंटेन पीक है। ठीक, तो यहाँ से एक तरीके से यू टर्न लेके जो है मैप में आप इसको देख लीजिएगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ से एंटर करती है भारत में। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 1906 में गैसों के द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान गुणों की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है। ठीक है, तो 1906 में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है गैसेस के माध्यम से उसके मेरिट्स और एक्सपेरिमेंट्स के जो है कह लीजिए करने के उपरांत है ना, इन चीज़ों को जो रिकॉग्निशन मिली तो इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में सर जे थॉमसन को। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए इनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में जो सीट्स रिजर्व थी 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो ये थी 47। यहाँ दिया नहीं है तो हम नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इनमें से किस तत्व का नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है और इसका प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड यानी कि सोना की। ठीक, इसका जो प्रतीक यानी कि जो हमारा सिंबल है कह लीजिए, केमिकल एलिमेंट वाला जो नाम होता है बेसिकली उसको प्रेजेंट करते हैं किस नाम से, AU। ठीक है, तो ये किससे बना है, ऑरम से, जो कि एक लैटिन शब्द है। ठीक, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो 79 होता है। ठीक, तो यहाँ से ये नाम हमारा एंग्लो सैक्सन वर्ड से आया तो ऑप्शन बी हमारा जो हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है। ठीक है, तो बायोम बेसिकली क्या होता है कि कोई एक ऐसा एरिया जो क्लासिफाई किया जाता है उन एरियाज में जो हमारी जितनी भी स्पेशीज होती हैं है ना, उनके अकॉर्डिंग कह लीजिए। ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर में किस प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं उसको ही उस एरिया का बायोम कहा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया की बात करें तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम्स है ना, ये पाए जाते हैं। निम्न में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान भूपर पट्टी से उठकर अपने आप ढेर हो गई। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जैसे इनमें से कौन सा ऐसा हमारा जो
माउंटेन है जो हमारे अर्थ से मॉल्टेन रॉक जो होती है, ठीक है, उनसे मिलकर के बना हुआ, उनके डिपोजिशन से बना है, ठीक। तो वोल्केनिक इरप्शन जो है काफ़ी पहले हुआ यहाँ पे, जो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। इसका निर्माण हमारा वोल्केनिक एक्टिविटीज़ और अर्थ से निकले हुए मैग्मा और जो हमारे मॉल्टेन रॉक्स हैं इन सब के डिपोजिशन से हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पैरा टेबल टेनिस विधा में अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनके संवर्धन के लिए, है ना, उत्साहवर्धन के लिए ये अर्जुन अवार्ड जैसे दिया जाता है। तो इसमें जो टेबल टेनिस है ना, ये जो पैरा एथलेटिक्स वाले प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो इनको टेबल टेनिस में अर्जुन अवार्ड दिया गया है भावना पटेल को। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गन होता है, बेसिकली स्मॉल होते हैं। तो ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उनको सेपरेट करने में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इतना जानिए, और हो सके तो वैक्यूल को सर्च करके आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अगला है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्न में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो भारत में ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखें कि अगुम्बे एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो दक्षिण भारत में औसत वार्षिक वर्षा का 7640 मिलीमीटर के आसपास जो है वो प्राप्त करता है, किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो एक वन ऑफ द मोस्ट कह लीजिए रेनफॉल रिसीविंग प्लेस है अगुम्बे, जो कि कहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है जो स्थित है हमारा स्टेट ऑफ कर्नाटक में, ठीक। तो कहाँ पे ये ऑप्शन डी में। गुजरात के प्रायद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर तलछटी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे गुजरात वाला आप रीजन देखते हैं तो गल्फ ऑफ कैम्बे का जैसे रीजन है, अभी यूपी पीसीएस में एग्जाम पूछा गया था रिसेंटली ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ के जो पश्चिमी और पूर्वी किनारे हैं इनमें जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें कौन सा जो है हमारा रिसोर्स फाउंड होता है, तो यहाँ पे मेजरली जो है पेट्रोल की मात्रा मिलती है, ठीक। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे इस तरीके के जितने कह लीजिए एनर्जी वाले ये हमारे प्लेसेस हैं, है ना, जैसे असम वगैरह में हो गया, इधर जितने भी पेनिनसुलर रीजन में है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, लगातार पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम्स में। अगला है 8वें T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा, ठीक है। तो 2023 में जो है ये वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, फरवरी के महीने में, ठीक। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव चाहने वाले उम्मीदवार को कितने रुपए की सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है इलेक्शन से पहले जमा करना आवश्यक होता है, ठीक। तो जैसे अभी रिसेंटली जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे अब उपराष्ट्रपति अपना नॉमिनेशन करेंगे तो वहां पे उनको 15,000 रुपए की जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कितना, जरा फटाफट कॉमेंट करिए। तो अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे चलते हैं या कैसे उनका ट्रांसफर होता है, इस बारे में किस पारिस्थितिकीविद के शोध ने क्रांतिकारी नई अंतर्दृष्टि प्रदान की, ठीक है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में किस प्रकार से एनर्जी फ्लो होता है इसकी जानकारी यहाँ पे ये रेमंड एल लिंडमैन जो है इनके द्वारा सबसे पहले दी गई। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि किसी इकोसिस्टम में जो हमारा एनर्जी का फ्लो है ना, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे मूव करते हैं, तो ये किस माध्यम से होता है। आपने ये जैसे इकोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे जो हमारी फूड चेन्स और फूड वेव्स होते हैं इनके माध्यम से ये इनका जो है ट्रांसफर या मूवमेंट जो है वो होती है, ठीक। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसे नामों को कई बार पूछा जाता है आपसे। हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं ये किसके द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कि जितने भी आप फूड वगैरह इनटेक करते हैं तो उसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो आपके बॉडी में है। तो जैसे प्रोटीन का इनटेक हम करते हैं तो ये हेल्प करता है हमें कैलोरीज को बर्न करने में हाई थर्मिक इफेक्ट होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे।
आज़ादी के बाद भारत में इस्पात संयंत्रों के किस समूह की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो स्टील प्लांट्स की अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ बी जो ऑप्शन का है ये करेक्ट हो जाएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो जो भिलाई है इसको सेटअप किया गया है हमारा विद द हेल्प ऑफ यूएस, है ना, जो सोवियत यूनियन था उस टाइम का, इसको 1967 में सेटअप किया गया है। दुर्गापुर की बात करें तो इसको सेटअप किया गया है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक, आपको पता ही होगा। और ये जो हमारा तीसरा है राउरकेला, इसको सेटअप किया गया था ये जो जर्मन फर्म्स थी उनके कोलैबोरेशन में। ठीक, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इसको सेटअप किया गया है हमारा राउरकेला को किस ईयर में, 1961 में। और जो ये दुर्गापुर है इसको सेटअप किया गया है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए इसको कब किया गया है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, तो बैलाडीला रेंज बेसिकली जो है ये हमारा डेक्कन प्लेटू का पार्ट है और ये स्थित है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में। देखेंगे तो ये संबंधित है हमारी आयरन ओर से, यानी कि लौह अयस्क की जो खाने हैं इससे संबंधित है। फसलों से संबंधित बीमारी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो उसी क्रम में करनाल बंट जो है किस रोग या किस फसल का एक रोग है? तो ये गेहूं में होने वाली एक जो है रोग है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, समानांतर फसल यानी कि पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो ऐसी दो फसलें जिनको कि एक साथ आप जैसे उगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे सर्दियों के सीजन में तो गेहूं और सरसों जो है इनको एक साथ बो दिया जाता है, तो ये समानांतर फसल का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो गेहूं के हमारे खेत होते हैं उसमें देखा होगा आपने कि थोड़ी थोड़ी सरसों भी डाल दी जाती है, तो वो पैरेलल में वो भी ग्रो कर जाता है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन बी जो है इसको चुन लेंगे हम। अलग अलग क्रांतियों के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे हरित क्रांति है तो हमारा ये किससे, जो वीट और ये पैडी प्रोडक्शन वगैरह था इससे संबंधित है। ठीक, तो उसी क्रम में भारत में एक राउंड रिवोल्यूशन भी जाना जाता है, गोल क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? ये पोटैटो के प्रोडक्शन से संबंधित है। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला है कि हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, इसको यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ज़्यादा फेमस है, तो किस देश से संबंधित है हमको ये बताना है। तो ये संबंधित है यूएसए से। तो जो यहाँ पे वीट प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ते हैं, तो जैसे विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्होंने सबसे पहले इसको जो है एक तरीके से इंटेंसिफाई किया, है ना। तो भारत में उसी के क्रम में जो MS स्वामीनाथन जी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भारत में भी जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह काफ़ी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भारतीय जो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन को उसके रूप में जाना जाता है। तो इंडिया में जैसे 1966 ऑनवर्ड्स जो है ये सब चीज़ें शुरू हुई, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस हरी खाद फसल में नाइट्रोजन की उच्चतम मात्रा होती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी एक होती है ना, लोबिया की सब्जी होती है, आपने देखा हो, जैसे अभी जो हाल फिलहाल मौसम चल रहा है अगस्त जुलाई एंड का ये, तो इसमें ये जो है सब्जी खूब मिलती है। तो ये एक ऐसी जो है ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन की सबसे हाईएस्ट मात्रा होती है। अगला है कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो ये एक पावर प्रोजेक्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन जो है उसको चालू किया गया था? ठीक है, तो सबसे पुराना अगर हम देखेंगे हाइड्रो पावर स्टेशन जो है इसको बनाया गया था 1897 में। कहाँ पे? ये दार्जिलिंग के सराउंडिंग में, है ना, वेस्ट बंगाल में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। और वर्तमान में देखेंगे तो 200 से ज़्यादा हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो नर्मदा नदी हमारी है उसमें देखेंगे तो बारगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर, ये तीनों डैम जो हैं ये नर्मदा रिवर से संबंधित है। यहाँ पे बाण सागर जो है ये बना हुआ है किस पे? सोन नदी पे, सोन रिवर पे बना हुआ है, जो कि एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी में नहीं है। अगला है कि सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? ठीक है, तो ये इरिगेशनल कैनाल है सारण और इसको निकाला गया है गंडक रिवर से। हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा कृषि में जल संरक्षण में मदद कर सकती है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जो है कौन सी यूजफुल होगी इसमें। तो देखिए, किसी भी खेत की सिंचाई करने से पहले उसमें जिप्सम डालेंगे, ठीक है, तो जो वाटर हमारा रन ऑफ हो जाता है उसकी घटना में कमी होगी, ठीक है। दूसरा है कि फसल जो भी हमारी होती है उसके अवशेष होंगे उसको खेत में रहने देना, ठीक है, तो जो क्रॉप रेसिड्यू हैं वो खेत में होंगे, तो ये भी जो है एक तरीके से वाटर को ज़्यादा रन ऑफ नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर लैंड से, ठीक है, उसको संचित करता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। फिर है कि भूमि की कम या शून्य जुताई, ठीक है, तो जीरो टिलेज या फिर उसकी रिड्यूस्ड टिलेज करेंगे हम, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ज़्यादा जुताई होती है तो बहुत क्लीन सरफेस हो जाता है, तो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता वो काफ़ी समय तक, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसमें कम जुताई होगी या ना के बराबर जुताई होगी तो उसमें वाटर को कंजर्व कर सकते हैं फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक। तो जिन फसलों में इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इन प्रैक्टिसेस को किया जाता है, ठीक है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, हम इसमें से ऑल ऑफ द एबव को चुन लेंगे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो मियां तानसेन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये किसके दरबार में होते थे, तो अकबर के कोर्ट में थे। हमने शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 20वीं सदी के जो है तानसेन के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये जरा फटाफट कमेंट करिए, हमने आपको बताया हुआ है। जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य को विश्व बैंक से सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिला है, यानी कि लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से फॉर द पर्पज ऑफ जो हमारे सोशल सर्विसेज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी सर्विसेज को कैरी आउट करने के लिए 1000 रुपए का ऋण दिया है वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल स्टेट को, ठीक है, जनवरी 2022 में। उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो काफी फेमस जो है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भारत में हुए हैं जिनके बारे में समय समय पर पूछा जाता है। तो उसी क्रम में उस्ताद अल्लाह रखा और जैसे जाकिर हुसैन है, तो इन सब का नाम जो है संबंधित है किससे, तबला से। ये सब फेमस तबला प्लेयर्स हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है पिंजर, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो अमृता प्रीतम जी जो हैं इन्होंने इस पिंजर नॉवेल को लिखा था, ठीक, जो कि बेस्ड है इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान जितनी भी ये जैसे पार्टीशन की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो काफी सारी हिंसा हुई थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उन सब घटनाओं पर आधारित है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला देखिए, बैंक कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए यानी कि ऋण प्रदान करने के लिए किसानों को एक तरीके का कार्ड इशू करते हैं जिसका नाम है KCC। तो इसका फुल फॉर्म हमको बताना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं वही पूछा जा रहा था। तो कहां पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसने मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 जीता है, ठीक है। तो अभी शायद हमने शुरू में एक क्वेश्चन देखा था कि पद्मश्री किसको नहीं मिला था, ठीक है। तो वहां पे मिताली राज का नाम था, तो इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर हैं ये। भारत में किस राज्य में चंदन के पेड़ सबसे अधिक हैं, ठीक है। सैंडलवुड ट्रीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में शायद देखा था। तो अगर हम संख्या की बात करेंगे तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और स्टेट ऑफ कर्नाटक में इनके मैक्सिमम आपको ट्रीज जो हैं वो मिलेंगे। अगला है, भारत का मूल वनस्पतिक आवरण इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट के टाइप्स आपको मिलते हैं उसमें देखेंगे तो हार्डवुड फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, यानी कि कठोर लकड़ी वाले वनों का, जैसे शीशम, सागौन, ये सब जो हमारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखेंगे कि टीक यानी कि सागौन का जो पेड़ होता है निम्न में से किस रीजन की एक महत्वपूर्ण वनस्पति है, ठीक है। तो फर्नीचर वगैरह के लिए हाईली एक वैल्यूएबल टिम्बर का टाइप होता है ये जो सागौन का पौधा है। तो देखेंगे मोस्टली तो वेस्टर्न घाट के जो रीजन है यहाँ पे आपको ये इसकी डाइवर्सिटी मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों में ये काफ़ी जो है मतलब ठीक ठाक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे मोस्टली तो वेस्टर्न घाट के जो है एक रिच डाइवर्सिटी है ये। अगला देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ते हैं। तो अगर उससे मान लीजिए किसी भी मनी को विड्रॉ करना है तो उसके लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाना होता है, ठीक है। तो संसद में एक एप्रोप्रिएशन बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल हैं इनके पद का प्रावधान किया गया है, तो ये आर्टिकल 76 में है, ठीक, ऑप्शन ए।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? ठीक है, तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको एड एंड एडवाइस करते हैं? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य जो है संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आर्टिकल 78 में देखेंगे तो प्रावधान है कि जो है बेसिकली इसमें 78 में कहा गया है कि जो ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका ये ड्यूटी होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिसीजंस लिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित या कोई और भी ऐसे मैटर हैं, तो उसकी जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने मांगी है तो वो उनको दिया जाए। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन सी जो है इसको चुनेंगे, इसमें ये जो प्रावधान है दिया गया है। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी जो है हाँ यहाँ पे देखेंगे कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन करेंगे, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है लास्ट क्वेश्चन वाला ही इसमें भी आ गया है, तो इसको इग्नोर करेंगे, हम हिंदी के माध्यम से इसमें देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट ने पास किया प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, क्योंकि नियम ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा तथा प्रेसिडेंट जो है इन तीनों का जो सहमति मिलता है तब जाके कोई बिल जो है वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 111 जो है इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी बिल जो पास किया जाएगा प्रेसिडेंट उस पर एक बार एसेंट देने पे मना कर सकते हैं। ठीक है, और उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं हाउस को, बजाय इसके कि वो मनी बिल ना हो। ठीक है, मनी बिल जो होता है उस पर एसेंट देना ही पड़ता है। ठीक, तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, परंतु अगर हाउस उसमें बिना अमेंडमेंट के ही वो बिल वो दोबारा वैसे भेज सकता है या भेज देता है, तब मैंडेटरी होता है कि प्रेसिडेंट को उस पर अपनी सहमति यानी कि एसेंट जो है वो देना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रावधान अनुच्छेद 111 में दिए हैं, ये करेक्ट होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये गलत दिया हुआ था। किस ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली परिक्षेत्र का विलय भारत संघ में किया गया था? ठीक है, तो पुर्तगीज टेरिटरीज जो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद भी इनके कंट्रोल में थी, तो भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था 1961 में, जिसके तहत जैसे ये गोवा, दमन दीव, ये सब जो क्षेत्र थे इनको भारत संघ में मिलिट्री ऑपरेशन जो है इनको कैरी आउट करके जो है सम्मिलित किया गया था भारत में। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा जो है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में इनमें से कौन भारत आया था? ठीक है, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो है ये भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। तो यहाँ पे 3 सदस्य जो थे इनके नाम जरा बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी की जो है दिशा निर्देश में। तो किस इनमें से योजना या मिशन के प्रतिक्रिया के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है, तो वो वहां पे उसको जो है स्वीकार ना करके एक भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको शुरू किया गया। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।